चलिए, तो हमने देख लिया पी लेवेनी का जो हाइपोथेसिस था, कोई ज्यादा खास बात था नहीं उनके हाइपोथेसिस में। दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ साइंटिस्ट हैं, तांत्रिक नहीं है, नाम से ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, तांत्रिक जैसे नाम है। 1950 में आए थे और अपनी बात को रखे थे। बेसिकली पता है, ये जो चारगाफ साहब थे ना, इन्होंने एक नहीं कई सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्होंने डीएनए के सैंपल का स्टडी किया। मेनी डीएनए को इन्होंने स्टडी किया, मेनी डीएनए और मेनी अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। इन्होंने जब अदर अदर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में भी हायर एडवांस, यूकैरियोट में भी हायर एडवांस, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, मतलब वैरायटी ऑफ डीएनए इन्होंने स्टडी किया। लेकिन बात यह है, इन्होंने डीएनए के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में कभी भी कोई बातें नहीं बोली। इन्होंने डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बातें करी। यस, केमिकल एनालिसिस, ये बोलिए केमिकल एनालिसिस। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं। वो तो बस केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से एटम होते हैं, उसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, कितना % होते हैं, ये बातें वाले, इसको बोल रहे हैं केमिकल एनालिसिस। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने कई सारे अदर ऑर्गेनिज्म से अलग अलग टाइप के डीएनए स्टडी किए और उन्होंने डीएनए का केमिकल एनालिसिस प्रपोज किया। और उन्होंने इसको प्रपोज किया एक रूल के फॉर्म में, एक लॉ के फॉर्म में, और वो रूल का नाम बड़ा फेमस है। उस रूल का नाम है चारगाफ इक्विवेलेंस रूल। अब क्या कहता है भाई ये चारगाफ इक्विवेलेंस रूल, इसको आइए समझते हैं। सुनिएगा, इस रूल के कई सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन इस रूल का बेसिक एक ही फंडामेंटल बात है। फिर बोल रहा हूं मैं, इस रूल के कई सारे फॉर्मेट हैं जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ सकता है एज ऑप्शन, एज अ क्वेश्चन, लेकिन इसका एक ही बेसिक फंडामेंटल रूल है, एक ही बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट है। वो क्या? इनको इतना पता था कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है नहीं पता। इसी बेसिस पे उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने जब केमिकल एनालिसिस, देखो केमिकल एनालिसिस कैसे होता है पता है, कि किसी भी चीजों का आप मॉलिक्यूलर वेट पता करते हो, उसके बाद उसमें परसेंटेज निकालते हो कि ये इतना, वो इतना, फलना ढिकना। तो इनको लगा कि जितना मोलर कंसंट्रेशन, क्या बोला, जितना मोलर कंसंट्रेशन पायरीमिडीन का है, जितना मोलर कंसंट्रेशन पायरीमिडीन का है, उतना ही मोलर कंसंट्रेशन प्यूरीन का होता है डीएनए। क्या बोला? यही है बेसिक फंडामेंटल रूल, यही है। आप अगर इसको पकड़ लोगे तो आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। जितना मोलर कंसंट्रेशन पायरीमिडीन का होता है, उतना ही मोलर कंसंट्रेशन प्यूरीन का होता है। निशा बताएगी टोटल पायरीमिडीन कितने प्रकार के होते हैं, टोटल पायरीमिडीन कितने प्रकार के होते हैं? निशा, नहीं पता? निशा, तीन तीन होते हैं। हाँ, कौन सा कौन कौन से पायरीमिडीन है? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ठीक, शाबाश। हमको ये बता दो कि डीएनए में कौन कौन सा थायमिन, सॉरी, पायरीमिडीन हो सकता है डीएनए में? डीएनए में बोलो। थायमिन और यूरासिल, सॉरी साइटोसिन होगा शायद। थायमिन और साइटोसिन, यूरासिल तो आरएनए में होता है। बात यहाँ डीएनए का चल रहा है। मैंने डीएनए का स्टडी किया, आरएनए का ना है। डीएनए का स्टडी किया है चारगाफ साहब, ठीक है। तो जितने पायरीमिडीन
उतने प्यूरिन। हाँ, बाद में इस चार्गा प्रूफ को हम लोग आरएनए के भी एप्लीकेबल करेंगे, वो बात मैं अभी आपको अलग से बताऊंगा। तो इन्होंने ऐसा बताया कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल में जितने पायरिमिडिन के मोलर कंसंट्रेशन उतने ही प्यूरिन के। ज्योति बताएगी प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। एडेनिन और गुआनिन। और ये दोनों ही आरएनए में मिलता है कि डीएनए में? ये आरएनए में मिलता है। देखो, सॉरी। अरे दोनों में मिलता है, ठीक है। दोनों ही। एडेनिन और गुआनिन दोनों आरएनए डीएनए दोनों में मिलता है, ठीक है। तो इस चारगाफ साहब का कहना था कि मैंने बाय मास ऐसा मेजर किया है कि किसी भी डीएनए सैंपल को जब मैं मेजर करता हूं तो उसमें 50% मोलर मास आता है इन दोनों को मिलाकर, और 50% मोलर मास आता है इन दोनों को मिलाकर। मतलब मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ पायरिमिडिन इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन। बोले, ये बात सभी को समझ में आया? अरे बोलो, क्या इसी बात को आप ऐसे लिखोगे? अरे बोलो, ये तो हो गया स्टेटमेंट। क्या इसी बात को आप ऐसे लिखोगे? टी प्लस सी अपॉन ए प्लस, ऐसे ऐसे, सॉरी, टी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस जी। अरे राइट, आप समझिएगा, बच्चा इस रूल को मॉडिफाई करने लगता है। टी प्लस सी इधर ले आता है माइनस में जी, इधर ए छोड़ देता है। ये सब नहीं करना है, यहाँ मोलर मास चल रहा है। हाँ, अगर आप ऐसा करोगे तो हो तो जाएगा। अगर मान लिया जाए इन दोनों को मिलाकर 50% मास आता है और इन दोनों को मिलाकर 50% मास आता है, तो आप सेपरेटली यहाँ पे गुआनिन का तो मास बात कर ही नहीं रहे हो ना, आप तो ए प्लस जी को मिला के 50% बोल रहे हो ना। तो टी प्लस सी ये दोनों पायरिमिडिन है, ए प्लस जी एडेनिन गुआनिन ये दोनों प्यूरिन है। और चारगाफ साहब का कहना है कि दोनों का मोलर मास इक्वल होगा। दिस इज इक्विवेलेंसी रूल ऑफ चारगाफ। अब अगर इसी को आप मॉडिफाई करोगे तो बताओ इसी का मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा? बोलो जल्दी से। टी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस जी इज इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा? 1 होगा। और ये ऑलवेज 1 होगा, और ये दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म के लिए 1 होगा, और ये दुनिया के सारे सेल के लिए 1 होगा। ऐसा बोलना है चारगाफ साहब का, और ये सही बात है। किसी भी डीएनए में जितना ओवरऑल पायरिमिडिन का मास होता है उतना ही प्यूरिन का होता है। स्ट्रक्चर की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, बाद में चलेगा स्ट्रक्चर का बात। जितना पायरिमिडिन का मास उतना ही प्यूरिन का मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सेम तो मोलर मास, मोलर कंसंट्रेशन वो आप जान ही रहो, मोलर कंसंट्रेशन बोलो, ठीक है। तो क्या इसी को मॉडिफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना। ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अरे बोलो, क्या ये तीनों फॉर्मूला सेम है या नहीं? अरे बोलो, और क्या ये फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ कि नहीं, इसी स्टेटमेंट से? यस, उसी स्टेटमेंट से डिराइव हुआ है। आपके नोट्स में केवल ये और ये वाला लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये वाला भी नोट्स में लिख लो, सेम है, उसी को पलट दिया है। तो चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल क्या होता है? अगर बोर्ड में आ जाए शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो शॉर्ट में आए तो केवल रूल लिख देना। अकॉर्डिंग टू एडविन चारगाफ the molar concentration of pyrimidine is equal to molar concentration of purine, that means T plus C is equal to A plus G। इतना ही लिखना। और अगर आ जाए 5 नंबर वाले मार्क्स में, बोर्ड में आता है ना फुल लॉन्ग वाले में, तो फिर और भी बातें लिखना। और बातें क्या अभी हम बता रहे हैं, शॉर्ट में आए तो इतना बात जरूर लिख देना, और ये डब्बे में फॉर्मूला घेर देना। इतना ही नहीं, और भी बात बोला है चारगाफ साहब। उन्होंने बोला कि जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं डीएनए का, तो किसी भी डीएनए में जितना मोलर कंसंट्रेशन, हेलो 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 ध्यान से, जितना मोलर कंसंट्रेशन हमें एडेनिन का मिलता है उतना ही मोलर कंसंट्रेशन हमें किसी भी डीएनए में, उतना ही मोलर कंसंट्रेशन हमें थायमीन का मिलता है। एक बात और बोला उन्होंने कि किसी भी डीएनए का जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो जितना मोलर कंसंट्रेशन हमें गुआनिन का मिलता है उतना ही मोलर कंसंट्रेशन हमें साइटोसिन का मिलता है। आप समझिएगा,
इसका मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग वो क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना मोलर कंसंट्रेशन ए का उतना ही टी का। तो क्या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाय टी इज इक्वल टू 1, ये भी चारगाफ रूल ही है। क्या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी बाय ए इज इक्वल टू 1? अरे बोलो यस। और क्या आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जितना मोलर कंसेंट्रेशन गुआनिन का उतना ही साइटोसिन का? तो क्या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, G बाय C इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1, किसी भी स्पीशीज में, किसी भी सेल में, और C बाय G इज इक्वल टू 1। ये सारे इक्विवेलेंसी रूल ही है। ये तीनों बात इक्विवेलेंसी रूल में आता है। जितना मोलर कंसंट्रेशन पाइरिमिडिन का उतना ही प्यूरिन का, जितना एडेनिन का उतना ही थायमिन का, जितना गुआनिन उतना साइटोसिन का। अब समझिएगा, जो बच्चा ज्यादा होशियार होता है ना वो यहाँ हो जाता है कंफ्यूज, और दो चार हो भी चुके होंगे। आप दो चार लगा रहा होगा फॉर्मूला मैथमेटिक्स, T प्लस T इज इक्वल टू A प्लस G, इफ देन हाउ A प्लस A इज इक्वल टू T एंड G प्लस C, ऐसा कैसे हो सकता है? कितने बच्चों ने ऐसा दिमाग लगाया, हाथ कर के? कितने बच्चों ने ऐसा दिमाग लगाया? और नहीं लगाया तो अब उसका दिमाग लग रहा है ऐसा। किनका दिमाग ऐसा लग रहा है? हाँ देखो नवीन ऐसे ऐसे डोल गया थोड़ा बहुत, कि अगर T प्लस C इक्वल टू A प्लस G होता है तो A और T बराबर होगा, ये इस फॉर्मूला से कहाँ पता चलता है? और G और C बराबर होगा, ये इस फॉर्मूला से कहाँ पता चलता है? तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि ये बातें इस फॉर्मूला से पता चल रहा है? ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है जी। और ये बातें पहली बात है भी अलग। अरे भाई साहब ये बातें अलग है और ये बातें अलग है, आप दोनों को कोरिलेट मत करो। यहाँ T प्लस C का मतलब है ओवरऑल मोलर मास ऑफ पाइरिमिडिन, और A प्लस G का मतलब है ओवरऑल मास ऑफ प्यूरिन। समझ नहीं रहे आप? हियर ओवरऑल मास ऑफ पाइरिमिडिन और T प्लस C मिलके ही हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि थायमिन होगा, सपोज दैट कि अगर मैंने कहा इन दोनों को मिला के मालूम मैं मान लेता हूँ 40, जो भी मोलर मास में जो भी आप यूनिट लगा लो, तो हो सकता है अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, कंफर्म है, कंफर्म है, इन दोनों को मिला के 40 होगा, ये कंफर्म है। हाँ, इस 40 में जरूरी नहीं कि ये और ये 20-20 ही हो, इवन ये भी हो सकता है कि ये 5 हो और ये 35 हो। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ लेकिन अब इस फॉर्मूले से आप ये बोलेंगे, ये अगला एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जितना थायमिन है उतना ही एडेनिन भी होगा। इससे आप यहां लिख सकते हैं जितना थायमिन उतना ही एडेनिन, मतलब थायमिन आपको अगर बता दिया गया 5 है तो एडेनिन भी 5 ही होगा। ये इस फॉर्मूले से पता चला। तो गुआनिन 35 होगा। कितना को बात समझ में आ गई कि है ये तीनों अलग अलग चीजें, लेकिन फॉर्मूला आप इन दोनों से निकालकर इसमें पुट कर सकते हो और इजी न्यूमेरिकल बनता है। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों मिला के ओवरऑल मॉलिक्यूलर मतलब कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पाइरिमिडिन है, ये दोनों मिला के ओवरऑल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन है। और यहाँ क्या है कि A इज इक्वल टू T और यहाँ क्या है G इज इक्वल टू C। तो बताओ यहाँ पे A क्या है? A एक सिंगल प्यूरिन है और T एक सिंगल पाइरिमिडिन है। और जितना एडेनिन होता है एक डीएनए में उतना ही मोलर कंसंट्रेशन थायमिन का भी होता है। और ये यहाँ गुआनिन एक प्यूरिन और साइटोसिन एक पाइरिमिडिन। और जितना मोलर कंसंट्रेशन को, अच्छा पता है अब मैं बता रहा हूँ, उल्टा भी हो सकता है। मान ले जाए कि अगर ये होता 30 तो ये होता 10, अगर इन दोनों को मिला के 40 है तो ये 30 और ये 10। तो अगर थायमिन 30 है तो ये भी 30 होगा, ये कन्फर्म। और तब ये कितना होगा? ये तब 10 होगा। ये आप न्यूमेरिकल में ऐसे निकालोगे। कितने लोग ये समझ गए हैं? अभी बोल दीजिए नहीं समझे तो हम दोबारा समझा देंगे, नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगा। एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। ज्योति एनी प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अतीक? नो सर। नवीन?
नो सर। निशा, No, sir. रिभा, No, sir. चलिए समझ गए आप। तो ये है चारगाफ साहब का रूल, ठीक है। चारगाफ साहब के रूल को एग्जाम में कई तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। मैं टिक लगा रहा हूँ किस किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, और ये सारी बातें आपके नोट्स में लिखी है। नहीं लिखी होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ये तो खैर नोट्स में लिखा हुआ है। पहला फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा फॉर्मेट, चौथा फॉर्मेट, पांचवा फॉर्मेट, छठा फॉर्मेट, सातवां फॉर्मेट, आठवां फॉर्मेट, नौवां फॉर्मेट, 10वां, 11वां, 12वां, सब चारगाफ इक्विवेलेंस रूल ही है, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया, सिंपल बात। और ये क्या, अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें चारगाफ साहब कहीं पे भी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं क्या? कहीं पे भी नहीं, कोई बातें नहीं है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, कोई बातें नहीं है, नहीं है। हाँ, केमिकल एनालिसिस है, ये केमिकल एनालिसिस, ठीक है। अब समझिएगा, अगर ऐसा है कि ये बात सही है कि टी प्लस सी अपॉन ए प्लस जी इक्वल्स टू 1, ऑलवेज 1, ठीक है। और ए प्लस ए इक्वल्स टू टी, यानी कि ए बाय टी इक्वल्स टू 1 और जी बाय सी इक्वल्स टू 1, ये बात भी सही है। लेकिन देखिए अब बताते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो उनको ये नहीं पता था डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, बाद में पता चला कि डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंड ये होता है, एक स्टैंड ये होता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी प्यूरिन आ गया तो आगे पैरिमिडीन ही आएगा दूसरे स्टैंड, और वही दोनों बॉन्डिंग करता है। ये आगे स्ट्रक्चर वाले जो भी साइंटिस्ट स्ट्रक्चर बताते हैं उन्होंने बाद में ऐसा बताया है। अगर यहाँ कोई पैरिमिडीन आ गया तो इधर प्यूरिन आएगा कंफर्म। और बाद में ये भी पता चल गया, चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल के आ जाने के पहले आ गया था, इसके आने से ही पता चला कि अच्छा अगर यहाँ कोई पैरिमिडीन है, जैसे कि डीएनए के अंदर पैरिमिडीन का नाम पे क्या हो सकता है, एडेनिन या तो साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन, तो सॉरी थायमिन और साइटोसिन। तो अगर यहाँ थायमिन है तो ये एडेनिन है, तो सामने पक्का कोई प्यूरिन आएगा, और प्यूरिन ए और जी में से कोई आ सकता है। तो बाद में पता चला कि थायमिन के साथ हमेशा केवल ए ही बॉन्डिंग करता है। और अगर यहाँ गुआनिन है, अगर मान लो साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन होगा, अगर यहाँ गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थायमिन होगा। और ये भी बाद में पता चल गया कि इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बाद में ऐसा पता चल गया स्ट्रक्चर में। लेकिन उन्होंने तो ये बात पहले ही बता दिया था ना। एक बार बताइए, अगर इस पूरे डीएनए में आप देख रहे हो 2 जगह टी है तो 2 ही जगह ए भी है, देख लो आप, देख लो, देख रहे हो। अगर इस डीएनए में 2 जगह जी है तो 2 ही जगह सी भी है, पक्का है, जितना जी होगा उतना ही सी होगा। हाँ लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। तो अब इस वाले में देखिए, जितना जी है उतना ही सी है, 3 जी 3 सी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जितना जी उतना ही ए, नहीं, ए और जी का कंसंट्रेशन वेरी करेगा। हाँ, ए और जी का कंसंट्रेशन वेरी करेगा, सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ए और जी का मिला के जितना मोलर कंसंट्रेशन होगा उतना ही मोलर कंसंट्रेशन टी और ए का मिला के होगा, सॉरी टी और सी का होगा। जितना मोलर कंसंट्रेशन ए और जी का मिलाकर होगा उतना ही मोलर कंसंट्रेशन टी प्लस सी का होगा। लेकिन बाय मोलर मास अगर हम बात करें, जितना ए का मोलर मास होगा उतना ही टी का होगा, जितना जी का होगा उतना ही सी का होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ जी होगा उतना ही नंबर ऑफ सी होगा, क्योंकि जी हमेशा सी के साथ बाइंडिंग करता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड का बाद में पता चला, केमिकल एनालिसिस तो पहले ही पता चल गया था, और उसी केमिकल एनालिसिस के बेसिस पे जो बाद में स्ट्रक्चर बताया गया उसमें हेल्प लिया गया केमिकल एनालिसिस का। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? केमिकल एनालिसिस में स्ट्रक्चर का कोई बात नहीं हुआ है, लेकिन ये मोलर कंसंट्रेशन इक्विवेलेंसी रूल, बताइए कहीं ना कहीं डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को ढूंढने में मदद किया होगा कि नहीं किया होगा? कितनों को ऐसा लगता है, हाथ खड़ा कीजिए, चलिए बोलिए। अवश्य किया होगा मदद, ठीक है। हाँ स्ट्रक्चर अभी हम नहीं पढ़ रहे। हाँ तो एक बात बताइए, तो हो सकता है किसी डीएनए स्ट्रैंड में, सुनेगा ध्यान से, हो सकता है, ये बात सच है, ए और टी आपस में बाइंडिंग करेगा, जी और सी आपस में बाइंडिंग करेगा।
तो हो सकता है किसी डीएनए में, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, बाद में ऐसा पता चला, किसी स्टैंड में नंबर ऑफ ए और टी, मतलब कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और टी अगर जोड़े और जी और सी अगर जोड़े तो वो दोनों 1 तो नहीं होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा है कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्डिंग करता है डबल बॉन्ड के साथ, जी हमेशा सी के साथ बॉन्डिंग करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो जरूरी थोड़े है कि एक डीएनए स्ट्रैंड में, ये डीएनए स्ट्रैंड है, एक डीएनए स्ट्रैंड में एक ही ए और एक ही ए होगा तो एक टी होगा, पक्का है। लेकिन जी और सी भी एक एक ही हो, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है जी 2 बार हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है जी ज्यादा हो, जी सी ज्यादा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए और टी ज्यादा हो। ध्यान दीजिए, देखिए ए और टी ज्यादा हो गया ना, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ए प्लस टी आपस में बॉन्डिंग करते हैं और टी का मोलर कंसेंट्रेशन अपॉन जी प्लस सी का मोलर कंसेंट्रेशन कभी भी 1 नहीं होगा। कितने को मेरी बात समझ में आई? ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का मोलर कंसेंट्रेशन कभी भी 1 नहीं होगा। तो होगा क्या, या तो मोर देन 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा, लेकिन 1 कभी नहीं होगा। अब सवाल है मोर देन 1 कब होगा और लेस देन 1 कब होगा? हाँ, मोर देन 1 कब होगा और लेस देन कब होगा, ये आप ही लोग बताइएगा। चलिए ज्योति, Yes, sir. जब डीएनए में ईसी ज्यादा हो या एटी ज्यादा हो, दोनों में कौन ज्यादा हो कि मोर देन 1 आ जाए, उसका रेशियो, चलिए बोलिए। Adenine or thymine. एडेनिन और थायमिन ज्यादा हो तो मोर देन 1 आ जाएगा, सही बात है। अच्छा बताइए निशा, कब ऐसा हो कि लेस देन 1 रेशियो आए ए प्लस टी अपन जी प्लस सी का? जब जीसी ज्यादा हो, जब एटी ज्यादा हो? जब GC ज्यादा होगा. जब जीसी ज्यादा होगा। तो बताइए ऐसे डीएनए जहाँ एटी ज्यादा है उसको आप एटी रिच बोलोगे या जीसी रिच बोलोगे? 80 एटी rich. रिच डीएनए, और इसको आप बोलोगे जीसी रिच डीएनए। यस, ये जीसी रिच डीएनए। और सुनिएगा बात ध्यान से, जो भी डीएनए एटी रिच होता है, मतलब उसमें एटी की संख्या ज्यादा है जीसी के तुलना में, तो बताइए इस एटी रिच डीएनए के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ज्योति ऐसे रिबा, इस एटी रिच डीएनए के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा या कम होगा जीसी के तुलना में? चलिए बोलिए। ज्यादा होगा. ज्यादा होगा। अगर एटी ज्यादा है तो एटी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एटी ज्यादा है, Yes. पर यूनिट नंबर में काउंट कीजिए दोनों को, पर यूनिट साइज में, पर यूनिट अमाउंट में। तो अगर एटी ज्यादा है और जीसी कम है, मतलब आपको मैंने बता दिया, देखिए इस दोनों को मिला के बोलते हैं बेस पेयर, ठीक है। मैंने आपको कह दिया कि आप 10 पेयर आपके सामने है, बेस पेयर, 10 बेस पेयर, और मैंने कहा 10 बेस पेयर का 2 डीएनए। सुनेगा ध्यान से, कंपैरिजन सेम यूनिट में, मतलब कि सेम अमाउंट में होता है, ठीक है। मैंने कहा 10 बेस पेयर का 2 डीएनए, एक डीएनए ऐसा है जो एटी रिच है और एक डीएनए ऐसा है जो जीसी रिच है। अब बोलिए रिभा, एटी रिच वाले में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा, मतलब या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, या फिर जीसी रिच वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा? GC वाले में. इसमें ज्यादा और इसमें लेस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लेस। कितनों को ये बात समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए, यहाँ मोर उधर लेस। चलिए अब नवीन बताएगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है उस डीएनए स्ट्रैंड को, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, डीएनए को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? कम चाहिए सर। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट लेस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, दोनों को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अब आप बताइए, अधिक बताएगा, जब अर्थ बना था स्टार्टिंग में तो उस टाइम अर्थ पर टेम्परेचर ज्यादा था कि कम था?
ज्यादा था। बहुत ज्यादा था कि सिर्फ ज्यादा था? बहुत ज्यादा। तो उस टाइम जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर इवॉल्व किए होंगे, प्रोबेबली उसके पास कौन सा डीएनए रहा होगा, जीसी रिच या टी रिच? जीसी रिच, क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा था। है ना, कि अगर उसको टेम्परेचर अगर मेल्ट होना है तो काफी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, तो उस टाइम अगर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले डीएनए रहते तो बात बात पे मेल्ट हो जाते, तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कहां से करता? इसका मतलब आप यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे कि जीसी रिच डीएनए प्रोकैरियोट में मिलता है कि यूकैरियोट में मिलता है? जल्दी बोलिए। प्रोकैरियोट। फाउंड इन मोस्टली यूकैरियोट, मोस्टली प्रोकैरियोट। और ये एटी रिच, इसका लेस मेल्टिंग पॉइंट है, और आज टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, इवोल्यूशन में बताएंगे। तो आज जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, इन सब के पास आज जो डीएनए है वो एटी रिच डीएनए है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। मतलब इस टेम्परेचर पर जो रूम अभी जो भी टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर हमारा इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम का मतलब क्या, कि लेस टेम्परेचर इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं है, तो इस टेम्परेचर पर हमारा डीएनए मेल्ट नहीं होगा। अच्छा, उस टाइम देखिए इस टेम्परेचर का क्या लेना देना, मैं आपको समझाता हूँ। उस टाइम अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, तो अगर उस टाइम लेस मेल्टिंग पॉइंट वाले, मतलब जो बहुत कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो जाते हैं, तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी हाई था, डीएनए मेल्ट हो जाता तुरंत, तो इसलिए उस टाइम डीएनए कैसा मिलता था, जीसी रिच। मगर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया तो इवोल्यूशन होता गया, तो जब टेम्परेचर लो होता चला गया, लो टेम्परेचर होता चला गया, तो ऑर्गेनिज्म ने सोचा कि हम अपने डीएनए में क्यों ना 80 को ज्यादा ले आए। अब हमें जरूरत नहीं है ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्योंकि टेम्परेचर लो हो चुका है। तो फिर धीरे धीरे 80 रिच डीएनए इवॉल्व किए। तो इसका मतलब इसके बारे में आप क्या बोलोगे, 80 रिच डीएनए फाउंड इन मोस्टली यूकैरियोट। कितनों की लाइन समझ में आ गई? हाथ खड़ा कीजिए। ज्योति एनी डाउट? नहीं, चलिए हाथ खड़ा हो गया है। हाँ, अब एक बात बता रहे हैं, जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है उसका, न्यूक्लियस में जो डीएनए है, ये सच बात है, न्यूक्लियस में जो डीएनए है सच बात है कि वो कौन सा रिच है, 80 रिच है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर भी अपना डीएनए है, मैंने बताया अभी आपको, उसके अंदर भी अपना डीएनए है। और मैंने आपको सेल में ही पढ़ा दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोबेबली दोनों ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, इनफैक्ट सिम्बायोंट है, वो यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा बन गया है। तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर जो डीएनए होगा वो जीसी रिच होगा या एटी रिच होगा? जीसी कितनों को रिच। लगता है जीसी रिच? जीसी रिच। अरे बात पहले मैंने बताया भी था, अगर याद हो। तो जब हम बात करेंगे इसके बारे में, जीसी रिच के बारे में, तो ये भी बोलेंगे फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोट एंड माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्लास्टिड डीएनए इज जीसी रिच, इज जीसी रिच। अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं एटी रिच का, एक एग्जांपल, ह्यूमन का क्रोमोजोमल डीएनए, मतलब न्यूक्लियस वाला, आप समझ गए, ह्यूमन का क्रोमोजोमल डीएनए, इसका मैं आपको ए प्लस टी, अरे 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 क्या होगा, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का रेशियो बताता हूँ कितना आता है, 1.56 आता है। याद रख पाओ तो रख लेना। तो बताओ एक से अधिक है कि नहीं है ना, देख लो ना। और अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताना चाहूँ, ये एग्जांपल नोट कर लेना, नोट्स में नहीं है, इसका एग्जांपल बताना चाहूँ तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, और ई कोलाई में ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 0.96 आता है। तो बताओ ये लेस देन 1 है कि नहीं है? ये एग्जांपल नोट्स में ऐड कर लेना, ये वाला और ये वाला, स्क्रीनशॉट जल्दी से। और ये पॉइंट भी नोट्स में ऐड कर लेना, ये भी शायद नहीं है नोट्स, जल्दी से। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो हाथ खड़ा करो जल्दी। एनी प्रॉब्लम? चार का रूल अच्छे से समझना है, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे, ले लीजिए, लेना है ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब बताता हूं मैं क्या। अच्छा एक बात आप अलग से लिख लीजिएगा, ये पॉइंट आपको बार बार कंफ्यूज करेगा।
यूकैरियोटिक डीएनए दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए, और एक होता है क्या, ऑर्गेनेली डीएनए, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली डीएनए, ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेलर डीएनए, इसको ये ऑर्गेनेल डीएनए भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो होता है अभी मैंने बताया क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, 80 रीच होता है, ये बात अलग से लिख लेना, और ये जीसी रीच होता है, सेपरेटली लिखोगे तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और इसका A+T/G+C रेशियो अगर यूकैरियोट में ह्यूमन है तो छोड़ो, ह्यूमन वाला मैंने बात वहां बता ही दिया, बस ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट के दो टाइप के डीएनए, क्रोमोसोमल और ऑर्गेनेलर डीएनए, ये 80 रीच होता है और ये जीसी रीच होता है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिए। अब आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा था कुछ पॉइंट ऐड करने, ठीक है, सुनेगा जरा। एडविन चारगाफ कभी भी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं की है, केमिकल एनालिसिस के बारे में उन्होंने बात किया केवल। बाद में पता चला, सुनेगा ध्यान से, बाद में पता चला डीएनए जो होता है, डीएनए ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड होता है, ओके, ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड, नेवर सिंगल स्टैंडर्ड। बाद में ऐसा पता चला स्ट्रक्चर से, ठीक है, एक पॉइंट ये साइड में बता रहा हूं। और बाद में पता चला आरएनए जो होता है, आरएनए जो होता है मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और फ्यू जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, बाद में ऐसा पता चला, ठीक है। तब सुनिएगा ध्यान से, आपको ये पूरी कहानी एडविन चारगाफ का रूल पढ़ के आपको क्या लगता है कि ये चारगाफ रूल कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड पर एप्लीकेबल होगा या डबल स्टैंडर्ड पे? किनको किनको लगता है कि चारगाफ का रूल केवल डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड पर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो? बोलिए, सबको लगता है ऐसा? तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये पॉइंट्स नोट करेंगे और नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। क्या लिख रहा हूं मैं? एरविन चारगाफ ने डीएनए पर स्टडी किया था, ठीक है, तो इसीलिए अच्छा यहाँ पे ये वाले लिखिए, रूल जो है गिवन फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, पहला पॉइंट ये बोला मैंने, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए दिया गया था, तो उस पर तो अप्लीकेबल है ही, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑल्सो अप्लीकेबल, ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कुछ कुछ होते हैं ऐसे, मैंने बताया ना कुछ कुछ डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ, जहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है वहां डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, आरएनए, तो उस पर भी एप्लीकेबल है बात। लेकिन तीसरा पॉइंट नेवर एप्लीकेबल ऑन, नेवर एप्लीकेबल ऑन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पॉइंट मैंने पहले ही लिख दिया, देख लो ऊपर में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड ही होता है डीएनए, आरएनए मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये कभी कभी जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, जहां पर ये जेनेटिक मैट्रिक्स और इफेक्ट करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप जहां पर ये लिखा है ना चारगाफ सीक्वेंस रूल, तो आप ये लिख लोगे, गिवन फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसके लिए दिया गया था, तो उस पर तो अप्लीकेबल है ही, मगर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए पर भी अप्लीकेबल है, मगर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे कभी अप्लीकेबल नहीं है। क्या ये तीनों पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करिए जल्दी से, जल्दी। भाई साहब यही है एडविन चारगाफ रूल। केमिकल एनालिसिस आपने कर लिया, कल से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पहले आते ही समझेंगे किनको, फ्रैंकलिन और विल्किंस को, देन वॉटसन एंड क्रिक को समझेंगे, और कल 3D मॉडल डीएनए का खत्म कर लेंगे, ठीक है। इतना पढ़ के आइएगा तब मजा आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये नोट्स में ऐड करना है।
होमवर्क। एक काम कीजिए, अभी आप एनसीईआरटी में कुछ मत पढ़िए। कल जब आप 3D मॉडल तक पढ़ लीजिएगा ना, तब एनसीईआरटी एक साथ बोलूंगा मैं पढ़ने के लिए, तब समझ में आएगा। अभी आधा अधूरा बात समझ में आएगा, इसलिए कल ही पढ़िएगा एनसीईआरटी एक साथ, ठीक है। जितना आज बताया है, चारगाफ्स के इस रूल को लिख लिख के याद कीजिएगा, तब जाके। अच्छा बताइए, कितने लोग मेरा वो वाला वीडियो देखे हैं या फिर लाइव क्लास अटेंड किए हैं जिसमें मैंने पढ़ने के स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया था? कितने लोग वो लाइव क्लास अटेंड किए हैं या फिर वीडियो देख चुके हैं? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, अब वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जो वाकई में अभी तक वैसे ही स्टडी कर रहे हैं। वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जो वाकई में अभी तक वैसे ही स्टडी कर रहे हैं। बस एक बच्चा है, रिभा ज्योति। ज्योति कर रही है, रिभा आवाज नहीं आ रही है। यस सर, करते हैं, ऐसे कर रहे हो जैसे बताए हैं। लिखते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के। हाँ, तो लिखोगे तो याद होगा, ठीक है। निशा, कैसे पढ़ रहे हो? यस सर, कल ही देखा था वीडियो, तो वैसे ही पढ़ रही हूँ कल से तो। नहीं नहीं, तो कल तो आप देखोगे वो वाला जिसमें मैंने बताया कि होमवर्क कैसे करना है। नो सर, वो वाला मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। जो स्ट्रैटेजी बताए थे पढ़ने का, वो वाला देखा था। अच्छा, जो ओरिएंटेशन सेशन है। यस सर। अच्छा, वो वाला कल देखे। और वो वाला आपको नहीं मिला, हाउ टू सॉल्व होमवर्क, ऐसा वाला नहीं मिला वीडियो? वो मैं लिंक भेज दूंगा। नो सर। ठीक है, वो मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ओके। तो जैसे मैंने बताया लिख लिख के पढ़ने के लिए, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा समय तक याद होगा, लंबे समय तक याद होगा। तो आज मैंने जो भी पढ़ाया चारगाफ्स, इसको लिख लिख के याद करना, तब कल मजा आएगा। और कल आपको समझ में आ जाएगा, जो भी साइंटिस्ट हिट हुए हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को लेकर, कहीं ना कहीं वो चारगाफ्स के रूल को काफी अच्छे से पढ़े हैं, तब जाके उनके दिमाग में चमका है मॉडल ऐसा ही होगा, और वैसा है भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मॉड्यूल डिस्कशन में शायद एक ही बच्चों का डाउट आया है, और वो भी एक ही क्वेश्चन है। नवीन, कोई डाउट था मॉलिक्यूलर में? नो सर। अतीक, कोई डाउट था? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। चलिए, आज का टाइम हो गया, कल ही ले लेंगे। एक क्वेश्चन आपका होगा, एक क्वेश्चन ज्योति ठीक का है था, सर। ठीक है। कल ही ले लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।